अम्मी ने घर के करीब एक तालीमी इदारा खोल रखा था। वो तमाम दिन इस इदारे में मसरूफ रहती थीं और अबू बिजनेस करते थे, सुबह के गए रात को आते। भाई ताजदार इन दिनों लंदन आला तालीम के लिए गए हुए थे, तभी सितारा उदास रहती थी। वो मेरी फूफी जाद थी। गिरचा इस बात का जिक्र घर में कोई नहीं करता था, लेकिन इस अमर का इल्म सभी को था कि दादी अपनी जिंदगी में ताजदार और सितारा की मंगनी कर गई थी। तभी जब वो अकेली होती भाई इसे सितारा की बजाय मंगेतर कहकर बुलाते। वो बहुत गुस्से होती, कहती, देखो ताज, आइंदा मुझे यूं मत बुलाना, बल्कि मेरे नाम से पुकारना। मंगेतर कहकर इसलिए बुलाता हूं कि कहीं तुम इस बात को भूल ना जाओ। भाई की ख्वाहिश थी कि वो आला तालीम के लिए लंदन जाएं, सो चले गए। तभी से सितारा खोई खोई सी रहने लगी। वो हमारे घर आती तो उधर उधर देखती रहती। तब मैं पूछती, सितारा क्या हुआ है, तुम्हारी कोई चीज खो गई है क्या? इस पर वो और उदास हो जाती, लेकिन कभी कभी मेरे इस सवाल का जवाब ना दे पाती। एक बार ताज भाई छुट्टियों में चंद दिन के लिए लंदन से आए, लेकिन प्योपे वाले इसे लेने एयरपोर्ट ना आए। भला फिर सितारा कैसे आती? जहाज से उतरते ही भाई की निगाहें इसे तलाश करने लगें। वो उधर उधर देखने लगा। तभी उम्मी ने पूछा, बेटा ताज क्या हुआ है? क्या कोई चीज गुम हो गई है जिसको तलाश कर रहे हो? इस पर वो झींप सा गया। 2 दिन बाद सितारा अपनी बड़ी बहन अमारा के साथ आए। बाजी अमारा शादीशुदा थी। वो भाई से मिलकर अपने घर लौट गई, लेकिन सितारा को उम्मी ने जाने ना दिया। बोले, इतने दिन बाद आई हो और अभी जा रही हो। 2-4 दिन हमारे पास रहूं, तुम्हें बाद में खुद तुम्हारे घर छोड़ रहेगी। सितारा हमारे घर रह गई। मैं कॉलेज चली जाती और उम्मी अपने इदारे, घर में ताजदार और सितारा रह जाते थे। अब वो सितारा को मंगेतर नहीं कहता था, क्योंकि वो बड़ी हो गई थी और भाई सोचता था कहीं ये बुरा ना मान जाए। उन्हीं दिनों हमारा एक कजिन फाखिर हमारे घर आया। वो सितारा की छोटी बहन इमराना को पसंद करता था। उसने अपने दिल की बात ताजदार से कह दी तो भैया ने भी अपने दिल की बात इससे कह दी। बस यहां से ही उनकी जिंदगी में बर्बादी का आगाज हुआ। असद भी हमारा कजिन था। वो सितारा का बड़ा भाई था और ताजदार से इसकी बहुत बनती थी। दोनों बचपन के दोस्त थे। एक दिन असद ने भाई से पूछा, ताजदार तुम तो लंदन में होते हो, किसी से प्यार करते हो? किसी से भी नहीं, भाई ने जवाब दिया। जाहिर है वो सितारा का नाम कैसे लेता। भला कोई भाई ये बर्दाश्त कर सकता है कि उसकी बहन से कोई प्यार करे? यूं सितारा को भी अपने भाई का ख्याल था। वो उसकी गैर मौजूदगी में भी हमारे घर रहती तो बहुत रख रुके से रहती थी। जानबूझकर ताजदार से दूर दूर रहती और कोई प्यार वाली बात नहीं करती थी। बस हर वक्त लड़ाई वाले तेवर बनाए रखती। भाई उसकी लड़ाई को प्यार ही समझता था। वो हफ्ते में 2-3 बार कोई न कोई बहाना करके फूफो के घर चला जाता। तब सितारा बना कोई गुस्से से कहती, ताज तुम रोज रोज क्यों हमारे घर आ जाते हो, जबकि तुम मुझे बहुत ही बुरे लगते हो? वो जवाब देता, अच्छा तो मैं अभी वापस चला जाता हूं। इस बात पर भी उसको गुस्सा आ जाता और प्यो पे इसको डांट, सितारा खबरदार, जो तुमने मेरे भतीजे को कुछ कहा, वो तो चंद दिनों के लिए पाकिस्तान में है। क्या घर आए मेहमान को ऐसा कहते हैं? भाई खुश हो जाता, इसको चढ़ाता कि मैं बड़ा तुमसे मिलने आता हूं। मुझे तो फूफो की याद आती है, इसलिए आ जाता हूं, वरना कभी ना आता। इस किस्म की लड़ाई के बाद जितनी देर भी वो वहां रहता, सितारा इससे नाराज सी रहती, लेकिन जो ही वो जाने की तैयारी करता, वो मुआफी मांगने लगती। कहती, मुझे मालूम है तुम मेरी बातों से खफा हो गए हो। अच्छा चलो अब नहीं कहूंगी, मान जाओ। मत जाओ अभी। इन दिनों दोनों की बातें इस कदर मासूम थीं कि क्या बताओ है। भाई की मजाक करने की आदत थी। वो इसको तंग करने को कहता कि आज मुझे फुला लड़की ने कहा है तुम मुझे अच्छे लगते हो। इस पर वो कहती, तो जाओ इस लड़की के पास, यहां क्यों आए हो? वो इतनी मासूम थी कि कभी कभी मंगेतर को ताजदार भाई बुलाने लगती। तब भाई को गुस्सा आ जाता। वो कहता कि देखो तुम मुझे भाई ना बुलाया करो। मैं तुम्हें भाई क्यों ना बुलाऊं? भाई ना बुलाओ है तो क्या दादा कहूं? तुम मेरे कजिन हो और कजिन भी भाई ही होते हैं। वो तवाख से जवाब देती। तब फूफो इसको डांट देती कि तुम ताज से बहस मत किया करो। वो बेचारी शर्मंदा हो जाती,
ताहम वो अक्सर लड़कियों वाले सवाल भी इससे करती, मसलन, ताज कब कर रहे हो तुम शादी? वो अभी पैदा ही नहीं हुई। ताज हंस कर जवाब देता, मजाक मत करो, जल्दी से तुम शादी करो और मुझे अपनी शादी पर 2-4 जोड़े कपड़े खरीद कर देना, वरना मैं तुम्हारी शादी में नहीं रहेगी। 3-4 की क्या बात है, 300-400 भी कहोगी तो खरीद दूंगा। इस बात पर वो फिर नाराज हो जाती तो ताज मिन्नत करने लगता, सुनो तारा, तुम्हारे बगैर मेरी शादी हो ही नहीं सकती। वो खुश हो जाती मगर समझ ना पाती कि ताज क्या कह रहा है। एक दिन फाखिर आया और कहने लगा, ताज तुम सितारा को इज़माओ तो सही, ये ना हो कि तुम उसको मंगेतर समझकर चाहते रहो और वो किसी और को मन में बसा ले। मेरा भाई दोस्त की बातों में आ गया। एक दिन जब वो हमारे घर आई हुई थी, ताज ने एक खत उसे देकर कहा कि सामने वाले घर में जो लड़की नसरीन रहती है, इसको ये खत दे देना और कहना कि कोई बहाना करके हमारे घर आ जा। वो पहले तो हैरान होकर ताज को देखने लगी, फिर पूछा, क्या सच मुच देऊ है? तब वो बोला, हाँ सच मुच देऊ, मैं वाकई में कह रहा हूं, कोई मजाक तो नहीं कर रहा। वो लड़की मुझे अच्छी लगती है। सितारा का दिल मुरझा गया, इसे एहसास हुआ वो खोसी गई और उसकी आंखें भर आईं। तभी वो मुंह दूसरी तरफ फेर कर भाग गई। हालांकि ताज इस रोज से कब्ल नसरीन को जानता तक ना था, बस नाम सुना था। लेकिन जब सितारा ने जाकर उसे खत दिया तो नसरीन बहुत खुश हुई। शायद वो मेरे भाई को अपने घर की खिड़की से चुपके चुपके देखा करती थी और इस बात को फाखिर ने नोट कर लिया था। वो फौरन उसके साथ घर आ गई। सितारा ने इसे ड्राइंग रूम में बिठाकर नौकर से कहा कि ताज से कहो नसरीन आ गई है। अब तो ताज बुरी तरह फंस गया। बहरहाल उसने नसरीन को किसी तरह टाल दिया, क्योंकि इसने तो मजाक किया था, नहीं जानता था कि वो दौड़ी हुई आ ही जाएगी। भाई के रखई से बात करने पर नसरीन को शर्मिंदगी पहली महसूस हुई और वो खफा सी वापस चली गई। लेकिन सितारा ने इन दोनों की बातें सुन ली थी। अम्मी स्कूल से आई तो नौकर ने बताया कि पड़ोसन लड़की आई थी। उन्होंने पूछा, ताज बेटे, नसरीन क्यों आई थी? क्या तुमने बुलाया था? सितारा की वाकिफ है, शायद इससे मिलने आई होगी। भाई ने उल्टा बात सितारा पर डाल दी। उम्मी ने मजीद ध्यान न दिया और मुलाजिम से कहा, खाना लगाओ, और मुझे कहा कि सितारा से कहो खाना खा ले। वो खाना खाने ना आई। तभी भाई को एहसास हुआ। वो उसके कमरे में गया, देखा सितारा रो रही है। बजाय अफसोस के ताज को मसर्रत का एहसास हुआ। ये इस बात का सबूत था कि वो मोहब्बत के जज्बों को समझने लगी थी। अब वदा करता हूं कि आइंदा कभी ऐसा मजाक ना करूंगा। अब चुल्लू उठो, खाना खा लो, उम्मी बिला रही है। वो किसी सूरत मान ना रही थी। ताज ने लाख कहा, मुआफ कर दो, मजाक को मजाक समझो। तुम तो वाकई संजीदा हो गई। देखो, क्या तुम मुझे इतना बुरा लड़का समझती हो कि मैं गैर लड़कियों के पीछे भागता फिरूंगा? मगर वो तो आज गुस्से में बिफरी हुई थी। बोली, मेरी बिला से बस तुम चुप ही रहो। मैं तुमसे नफरत करती हूं। मुझे कल भी तुमसे नफरत थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। मैं प्यार करने वालों को पागल समझती हूं और मुझे पागल बनने का कोई शौक नहीं है। ताज इसे मनाता रहा और बड़ी मुश्किल से खाने की मेज तक लाया, क्योंकि उम्मी खाने पर इंतजार कर रही थी और उसका रोना बंद ही ना हो रहा था। अम्मी ने इसकी सुर्ख आंखों को देखकर मामला भांप लिया। मुझसे पूछा कि क्या तुम्हें पता है सितारा क्यों रोई है? नहीं उम्मी, मैंने जवाब दिया। तब वो ताज से मुखातिब हुई कि कहीं तुमने तो कोई बात नहीं कह दी, मुझे सच सच बताओ, क्या तुम्हें कोई और लड़की पसंद है? क्योंकि मैं अब फौरन तुम्हारी शादी करना चाहती हूं। उम्मी की बात सुनकर भाई खाना खाते खाते हंस पड़ा। बोला, हाँ उम्मी, एक है तो पागल लड़की, लेकिन वो तो मुझे ही पागल समझती है। उम्मी ने पूछा, तुम अपनी किसी प्योपे की बेटी की जानिब तो इशारा नहीं कर रहे? मैं इतनी जल्दी सब कुछ आपको नहीं बता सकता, बाद में बताओगे। उम्मी ने तभी सितारा की जानिब देखा। वो सर झुकाए सारी बात सुनती रही और कुछ दिन हमारे घर उदास सी रहकर चली गई। एक दिन उम्मी के सर में अचानक दर्द हुआ। दर्द इतना शदीद था कि वो बेहोश हो गई। ताज घर पर ना था, वो वालिद साहिब की तरफ गया हुआ था। मुलाजमा ने ऑफिस फोन करके उनको बुलाया। ताज फौरन घर आ गया और उम्मी को डॉक्टर के पास ले गया।
चेकअप हुआ तो पता चला कि दिमाग का कैंसर है और बात काफी आगे जा चुकी थी, लिहाजा डॉक्टर ने बता दिया कि वक्त बहुत गुजर चुका है। बेहतर है अब उनको खुश रखें और जितने दिन जिंदगी के हैं ये हंसी खुशी से पूरे कर लें। अबू चाहते थे कि उम्मी को इलाज के लिए बैरून मुल्क ले जाएं, मगर डॉक्टर ने कहा इनकी जिंदगी सिर्फ 1-1.5 माह बाकी है, बेहतर है अब उनको कहीं लेकर ना जाएं। डॉक्टर ने ठीक बताया था, उम्मी जान 1 माह बाद फौत हो गईं। हम बहन भाई उनके बगैर अधूरे हो गए, क्योंकि वो न सिर्फ हमारी माँ थी बल्कि बेहतरीन दोस्त भी थीं। उम्मी की वफात के 40 दिन बाद वालिद साहब ने मेरी शादी का फर्जा अदा कर दिया था कि ताज भाई मेरी शादी में शामिल हो सके। मेरी रुखसती हो जाने के बाद वो बहुत उदास और अकेला हो गया। इसी दौरान सितारा की छोटी बहन की भी मंगनी हो गई। जब फाखिर को पता चला तो उसने वालिदैन को फूफो के घर रिश्ते के लिए भेजा। तब उन्होंने जवाब दिया कि पहले तुम कहाँ थे, अब जबकि हमने बेटी की मंगनी कर दी है रिश्ता लेने आ गए हो। अब देर हो चुकी है, मंगनी करके तोड़ी नहीं जा सकती। पहले आप लोग आ जाते तो हम जरूर रिश्ता आप लोगों को देते, मगर अब सवाल ही पैदा नहीं होता। इस पर फाखिर को बहुत दुख हुआ। वो बेहद गुस्से में ताज भाई के पास आए। उन्होंने समझाया कि लड़की वालों की बात ठीक है, मंगनी हो गई है, अब तुमको कैसे रिश्ता मिल सकता है। जब सितारा का रिश्ता तुमको मिल सकता है तो मुझको इमराना का रिश्ता क्यों नहीं मिल सकता। मैं भी तो प्यो प्यो का रिश्तेदार हूं। मेरी बातचीत तो इस वक्त बुजुर्गों ने तय कर दी थी जब हम अभी बच्चे थे। इस वजह से मेरा रिश्ता पक्का है। अब तुम सब्र करो, सिवाय सब्र चारा नहीं। भाई ने तो ये बात सादा लौ में कही थी, लेकिन फाखिर के दिल को तीर बनकर लगी। उसने ताजदार से बेहद हसद महसूस किया। वो जल भुनकर बोला, मैं तो दोस्त समझकर आया था और तुम मुझको सब्र का रास्ता दिखा रहे हो। तुम्हारी सितारा से शादी ना हो फिर मैं देखूंगा तुम्हें कि ये सब्र आता है। ताज इसके बिगड़े तेवर देखकर भांप गया कि फाखिर को उसकी बात से बहुत तकलीफ पहुंची है। शायद वो इसके पास इसलिए आया था कि दोस्त उसकी कोई चाराजोई करेगा, उल्टा यहां सब्र का भाषण सुनने को मिल गया था। फाखिर दिल का इतना खोटा निकलेगा, ताज सोच भी ना सकता था कि वो इतनी सी बात का ऐसा इंतकाम लेगा कि जिंदगी की खुशियों के लिए तरसना पड़ जाएगा। फाखिर ने घर जाकर असद को खत लिख दिया कि ताजदार तुम्हारी बहन के साथ मोहब्बत के ड्रामे रचता है और दूसरी तरफ पड़ोस की लड़की को मोहब्बत नामे लिखता है। ये 2 लड़कियों को एक साथ बेवकूफ बना रहा है। तुम अपनी बहन को संभालो, वरना खानदान भर में आप लोगों की इज्जत खाक में मिल जाएगी। मेरा यकीन नहीं तो नसरीन को फोन करके खुद इससे पूछ लो। बेहतर तो यह है कि अपनी बहन को ताजदार के घर मत जाने दिया करो। भाई का जोर तो यहां तक था, जब घर में मां ना रही तो उन हालात को कौन संभालता। जाने फाखिर ने कैसी बातें असद को कहीं कि असद समेत उसके घर वाले ताजदार से नफरत करने लगे। इसके बाद फाखिर भी सामने ना आया। ताज अब फूफो के घर जाता तो वो लोग रखई से मिलते, यहां तक कि असद भी भाई से बात ना करता। वो इससे दूर दूर रहने का खुदा जाने फाखिर ने क्या किया। सितारा ने सिर्फ इसी कदर बताया कि असद भाई उम्मी अबू से कहते हैं ताज लंदन से आया है और वहां उसकी सोसाइटी बहुत गलत है। ये दूसरी लड़कियों से भी दोस्ती रखता है, उनको धोखा देता है, वैसे ही हमारी बहन को भी धोखा देगा। उसने हमसाये की लड़की को भी खतूत लिखे हैं और उससे खुफिया दोस्ती की हुई है। उसने हमारी बहन से शादी कर भी ली तो जल्द उसे छोड़ जाएगा। इसको रिश्ता नहीं देना। मेरी दूसरी फूफो जो अपनी बेटी का रिश्ता ताजदार को देने की आरजूमंद थी, उन्होंने भी फाखिर के कहने में आकर बड़ी फूफो को भड़काया कि ये पड़ोस की लड़कियों के पीछे फिरता है। पाकिस्तान को भी उसने लंदन समझ रखा है। पेवपेवनी फिर भी तस्दीक की। वो नसरीन के घर गईं और बहुत प्यार और इल्तिजा से पूछा गया, ताजदार ने तुमको खत लिखा था? वो बोली, हाँ, खत लिखा और मुझे अपने घर मुलाकात के लिए बुलाया भी था। ये सच बात है। अब कहीं तो ये बात मैं ताजदार के सामने करूंगी। फूफो के लिए बस इतना काफी था। ताजदार बहुत परेशान था। वो छोटी प्यो प्यो के पास गया जो फाखिर की चची लगती थीं। इनसे मिन्नत की कि बड़ी फूफो को समझाइए, उनको गलत फहमी हुई है, जो बातें वो सुन रही हैं सच नहीं है। मेरी माँ तो मर गई हैं, अब भी मेरी माँ की जगह है। मुझे खानदान से जुदा ना करे। वो कहने लगे कि तुम मेरी बेटी सोबिया से शादी कर लो, मैं तुमको फिर से खानदान में शामिल करवा दूंगी। भाई को सोबिया कबूल ना थी,
لہذا وہ خاندان بھر کے لیے اجنبی بن گیا۔ ستارہ سے رشتہ ٹوٹا تو تاجدار کا دل بھی ٹوٹ گیا۔ اب اس کا من کسی بات میں نہ لگتا تھا۔ گھر میں والدہ نہیں تھی اور باہر کی دنیا میں کوئی خوشی نہیں تھی۔ وہ بیمار پڑ گیا۔ والد صاحب اس کو مری لے گئے تاکہ اس کی صحت بحال ہو اور دل کسی بات میں لگے۔ ابھی یہ مری میں تھے کہ والد صاحب کو ہارٹ اٹیک ہوا اور ان کی اطلاع پہنچی۔ میں اپنے خاوند کے ہمراہ دیوانہ وار پہنچی۔ یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ ابو کی وفات پر خاندان والے نہیں آئے تھے، صرف ستارہ، اس کی باجی اور پھوپھو آئی تھیں۔ وہ صبح آئیں اور شام تک رہ کر چلی گئیں۔ 2-4 دن بعد سب سے چھپ کر ستارہ دوبارہ ہمارے گھر آئی۔ میرے گلے لگ کر خوب روئی۔ وہ ابو اور امی کو یاد کرتی تھی اور روتی تھی۔ اس کی یہ ہمدردی ہمارے دلوں میں گھر کر گئی۔ کافی دیر ہم دونوں ابو مرحوم کی باتیں کرتی رہے۔ میں نے ستارہ سے کہا، میں تو چند دن بعد اپنے گھر چلی جاؤں گی اور تاجدار اکیلا رہ جائے گا۔ اب اسے ہر حال لندن بھی جانا ہے، تعلیمی نیا سال شروع ہونے والا ہے۔ تمہاری اس کے بارے کیا رائے ہے؟ تب ہی وہ بولی، میں تو سمجھتی تھی کہ بزرگوں کی رائے ہمارے بارے ایک کر دینے کی ہے، لیکن افسوس ایسا نہیں ہے۔ اگر تمہاری امی فوت نہ ہو تو ایسا نہ ہوتا، لیکن اب تو رشتہ داروں کو موقع مل گیا ہے۔ لیکن اس نے تو تمہارے سوا کسی کا خیال تک دل میں نہیں رکھا۔ آپ ہی اب تو ہم دونوں گھرانوں کو خاندان والے عمر بھر ملنے نہیں دیں گے۔ لہذا کافی سوچ و بچار کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ ہمیں خاندان والوں کو اس معاملے سے دور رکھنا پڑے گا۔ میں نے شادی کی تو تاجدار سے ہی کروں گی۔ اسے کہیے میرا انتظار کرے، میں کالج کی پڑھائی ختم کر لوں۔ میں نے ستارہ کی کہی باتیں تاجدار کو بتا دیں، وہ لندن چلا گیا۔ 2 سال بعد واپس لوٹا۔ ستارہ بھی گریجویشن مکمل کر چکی تھی۔ میں ایک روز اس سے ملنے چلی گئی۔ خوش قسمتی سے وہ گھر میں اکیلی تھی۔ میں نے پوچھا، اب کیا ارادہ ہے؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بولی، تاج نے لندن سے آنے میں دیر کر دی۔ امی نے میرا رشتہ کسی اور سے طے کر دیا ہے۔ میں نے کہا، خدا کے واسطے ایسا نہ کہو۔ تم نے تو کہا تھا کہ تاج کے سوا کسی سے شادی نہ کرو گی۔ اب وہ حوصلہ کیا ہوا؟ بولی، امی ابو بوڑھے ہو چکے ہیں اور ابو دل کے مریض ہو گئے ہیں۔ تاج نے 1 سال بعد آنا تھا اور 2 سال لگا دیے۔ میں اب کورٹ میرج تو نہیں کر سکتی۔ ابو بیمار ہیں، ان کو کوئی صدمہ نہیں نہ پہچانا چاہتی، وہ جان کھو بیٹھیں گے۔ قصہ مختصر، تاجدار کے دل پر جو قیامت گزری، رقم نہیں کر سکتی۔ 4 سال تک زندگی کی ہر خوشی سے بیگانہ رہے، آخر میرے واسطے دینے پر گھر بسانے پر آمادہ ہو گئے۔ بہرحال میں نے ان کی شادی کروا دی، مگر کس سے؟ سن یہ کر حیرت ہی ہوگی کہ جس سے ایک بار بھائی نے مذاق کیا تھا، قدرت نے اسی لڑکی سے ان کا نکاح لکھ دیا تھا۔ شاید قدرت کو ان کا مذاق اچھا نہ لگا کہ اس گھر سے ہی ان کو رشتہ ملا، جس لڑکی کا مذاق اڑانے کو اسے گھر بلا کر بے رخی کر کے اس کا دل دکھایا تھا۔ یہ سب نصیبوں کی باتیں ہوتی ہیں، انسان جو نہیں سوچتا ہو جاتا ہے، اور جو سوچ رہا ہوتا وہ نہیں ہوتا۔ اسی کو قدرت کی رضا کہتے ہیں، اور انسان اس مالک کی رضا کے سامنے بے بس ہو کر رہ جاتا ہے۔